चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। सबसे पहले देखेंगे साइंस की न्यूज़। आज जो न्यूज़ है वो गैलेक्सी से रिलेटेड आई है साइंस की। तो पहले हम गैलेक्सी के बारे में एक बेसिक जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, हमारी जो गैलेक्सी है इस टाइप से है, हमारी जिसको हम आकाश गंगा कहते हैं, मिल्की वे। तो इस गैलेक्सी में हमारा सूर्य स्थित है और एक बात कही जाती है, हर गैलेक्सी के सेंटर में बोला जाता है एक ब्लैक होल रहता है। कई बार इसकी चर्चा हम कर चुके हैं साइंस की न्यूज़ ब्लैक होल से रिलेटेड जब भी आई है। तो गैलेक्सी आखिर है क्या? बहुत सारे तारों का समूह है इसमें। यदि इसकी संख्या आप देखोगे तो एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब, लगभग इतने सारे तारे होते हैं एक गैलेक्सी में। पूरे ब्रह्मांड में यदि आप देखोगे ना तो 100 अरब के लगभग में मंदाकिनियां हैं, जिसको हम कहते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी तारों का एक ग्रुप होता है जो हमको धुंधला धुंधला दिखता है, और तारा निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत का एक गैसपुंज रहता है। ठीक है, इसी को हम गैलेक्सी कहते हैं। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी गैलेक्सी है जिसको हम आकाशगंगा, दुग्ध मेखला के नाम से भी जाने जाते हैं। अभी तक हम जितना भी जान पाए हैं इस हमारी गैलेक्सी के बारे में, उसका 80% हिस्सा सर्पिलाकार है, जिसको हम स्पाइरल कहते हैं। ये जो हम स्पाइरल बनाए हैं ना, इस प्रकार से। और सबसे पहली बार इस गैलेक्सी को किसने देखा था? तो इसको देखा था गैलीलियो ने। अब एक तो हो गई ये हमारी वाली। इसके पास में कौन सी गैलेक्सी स्थित है? तो इसकी सबसे नज़दीकी है एंड्रोमेडा, जिसको हम देवयानी के नाम से भी जानते हैं। और एकदम न्यूएस्ट देखोगे आप तो डवार्फ मंदाकिनी है। ये थे गैलेक्सी से रिलेटेड फैक्ट। अब इसमें बताया गया है कि एस्ट्रोनॉमर्स लेड बाय रिसर्च फ्रॉम द नीदरलैंड हैव फाउंड नो ट्रेस ऑफ डार्क मैटर इन गैलेक्सी AGC 114905, एन अल्ट्रा डिफ्यूज डवार्फ गैलेक्सी है ये। AGC 114905 इज अबाउट 250 मिलियन लाइट ईयर्स अवे। जिस गैलेक्सी की यहाँ पर चर्चा की गई है उसका नाम ये रखा गया है, इसकी डिस्टेंस बताई गई है 250 लाइट वर्ष ये दूर है। यहाँ पर डार्क मैटर के बारे में कुछ उल्लेख किया गया है। तो देखो, डार्क मैटर जो है ना, प्रायोगिक आधार पर अप्रमाणित है। ठीक है, लेकिन गणितीय आधार पर इसको प्रमाणित आप कर सकते हो। इसकी विशेषता ये है कि अन्य पदार्थ अपने द्वारा जो विकिरण है उसको उत्सर्जित करते हैं, इससे उनको हम पहचान सकते हैं। लेकिन जो डार्क मैटर रहते हैं, अपने द्वारा उत्सर्जित विकिरण से उनको हम पहचान नहीं सकते। यही चीज कहलाती है डार्क मैटर। तो यहाँ जो डार्क मैटर वर्ड यूज़ किया गया है वो उस टाइप के मैटर के लिए ही यूज़ किया गया है, क्योंकि जब ये पदार्थ अपने में से विकिरण को उत्सर्जित करते हैं ना, तो इनको हम पहचान नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। इसकी डिस्टेंस बताई गई है। और ये जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ऐसी गैलेक्सी की खोज की है जहाँ पर डार्क मैटर का कोई ट्रेस देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पर जो एक वर्ड आया है ल्यूमिनोसिटी, ठीक, इसका मतलब होता है चमक से रिलेटेड होता है। द रिसर्चर कलेक्टेड डाटा ऑन द रोटेशन ऑफ गेज इन AGC 114905 फॉर 40 आवर्स विथ वेरी लार्ज एरे टेलीस्कोप। इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या काम करा था? ये जो गैलेक्सी है इसमें इन्होंने देखा था कि गैस का रोटेशन हो रहा है। 40 आवर तक इन्होंने क्या काम करते रहा? इसका निरीक्षण करते रहा बाय वेरी लार्ज एरे टेलीस्कोप के माध्यम से। अब इसके बाद इन्होंने क्या काम कर लिया? इन्होंने डिस्टेंस का पता लगाया। किसका? गैस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी ऑन द एक्स एक्सिस एंड द रोटेशन स्पीड ऑफ गैस ऑन द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में इन्होंने क्या पता लगाया? गैस कितनी दूर तक जा रही है। फिर ये भी पता लगाया कि ये रोटेट हो रही है, वाई अक्ष में रोटेशन हो रही है इसकी, तो इसकी स्पीड कितनी है। ये सारी बातों का इन्होंने पता लगाया था। दिस ग्राफ shows that the motion of gas in AGC 114905 can be completely explained by normal matter। तो यहाँ पर
क्या चीज़ देखने को मिला हमें? नॉर्मल मैटर देखने को मिला है, डार्क मैटर देखने को नहीं मिला। इसके बाद अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं कैंसर से रिलेटेड। सबसे पहले कैंसर के बारे में बेसिक जानकारी देख लेते हैं। इसमें बताया जाता है कि कैंसर हमारी बॉडी में एक प्रकार से असामान्य और ख़तरनाक स्थिति के चलते चलते होता है। कब होता है? जब हमारी शरीर में जो सेल्स रहते हैं नॉर्मल रूप से तो उनकी ग्रोथ होती है, लेकिन अचानक से बढ़ने लग जाए, आसमान रूप में ग्रोथ यदि देखने को मिलने लगे और फिर वो डिवाइड होके और उनकी संख्या बढ़ाने लग जाए, विभाजित होने लगे, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कैंसर। हमारा जो शरीर है कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो अच्छी सेल्स रहती हैं हमारी, स्वस्थ सेल जिनको कहते हैं, शरीर की आवश्यकता के अनुसार बढ़ती है और डिवाइड होती है। कोशिकाओं की एज जैसे जैसे बढ़ते जाती है या क्षतिग्रस्त होती है तो ये कोशिकाएं भी मर जाती हैं, फिर इनकी जगह में नई कोशिका बनती। लेकिन जब किसी को कैंसर होता है तो कोशिकाएं इस तरह से अपना काम करना बंद कर देती हैं। पुरानी और क्षतिग्रस्त कोशिकाएं मरने के बजाय जिंदा रह जाती हैं और जरूरत नहीं होने के बावजूद भी नई कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है। अब ये जो अनियंत्रित रूप से विभाजित होती है ना, इसी के चलते चलते ट्यूमर होता है। अधिकतर कैंसर ट्यूमर्स होते हैं, लेकिन ब्लड कैंसर में ट्यूमर नहीं होता है। ठीक है, हालांकि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में विकसित हो सकता है। आमतौर पर ये आसपास के टिश्यू में फैलेगा और टिश्यू मिलाकर के क्या काम करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। और जो कैंसर सेल्स रहती हैं शरीर के दूसरे भाग में पहुंच करके मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का निर्माण करती हैं। अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ओवेरियन कैंसर, स्किन कैंसर, लंग कैंसर, कोलोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लिम्फोमा, इस प्रकार से देखो तो 100 से भी ज़्यादा टाइप के कैंसर होते हैं। इसके कुछ कुछ लक्षण बताए गए हैं, जैसे कि अचानक से वजन कम हो जाना, एक्सट्रीम फैटिग, अत्यधिक थकान। ठीक है, इसके अलावा गांठ पड़ जाना और चेंजेस इन स्किन, ये भी इसका एक लक्षण होता है। इसके अलावा एक्यूट पेन। अब चलते हैं हम न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में क्या बात कही गई है। इसमें बताया जाता है AI टूल्स टू सिंप्लीफाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैंसरस टिश्यू इन ट्यूमर्स। देखिए, कैंसर जब होता है तो एक ट्यूमर बन जाता है, तो उसके जो कैंसर वाले टिश्यू हैं, कैंसरस टिश्यू हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक टूल विकसित किया है। ये काम किया है IIT मद्रास के रिसर्चर ने। इन्होंने डेवलपमेंट किया है टूल का। दिस टूल यूजिंग डीप लर्निंग एंड ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ अपनाया? डीप लर्निंग और ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग की सहायता ली थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के रिसर्चर ने दो चीज़ का यूज़ किया, डीप लर्निंग टेक्निक और ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग, दोनों का इन्होंने यूज़ किया ताकि डेवलप कर सके एक उपकरण को जो कि डायग्नोज कर सके, पता लगा सके कैंसर का। ठीक है, उसका निदान कर सके कैंसर का बाय लुकिंग इट होल स्लाइड इमेज ऑफ द ट्यूमर। इसके लिए आपको ट्यूमर की पूरी होल स्लाइड इमेज दिखेगी, इसी से आप पता लगा पाओगे। द टूल हैज़ बीन टेस्टेड ऑन डाटा सेट ऑफ ब्रेस्ट, लिवर एंड कोलोन कैंसर टिश्यू इमेज। इसके लिए उन्होंने किसका इस्तेमाल किया था? अलग अलग टाइप के कैंसर जो हमने पढ़े हैं उसमें से जो टिश्यू होते हैं उनकी इमेज का इन्होंने यूज़ किया था। इट इज़ इकोनॉमिकल इन टर्म ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द इमेज एंड एनालाइज देम। देखो, यदि आप देखोगे ना तो इकोनॉमिकली ये बढ़िया है। किस हिसाब से? कि कितना टाइम लगता है हमें डायग्नोज करने में और इमेज को प्रोसेस करने में और एनालाइज करने में, तो इस हिसाब से ये टाइम और इकोनॉमी रूप से, दोनों रूप से ये ठीक है मेथड। इसमें एक वर्ड आया है हिस्टोपैथोलॉजी, द स्टडी ऑफ चेंजेस इन टिश्यूज काज्ड बाय डिजीज। ऊतक विकृति विज्ञान जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, तो हिस्टोपैथोलॉजी मतलब कि टिश्यू में जो चेंजेस आ रहे हैं किसी भी बीमारी के चलते चलते, पार्टिकुलर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कैंसर की, तो उसको हम कहेंगे हिस्टोपैथोलॉजी। ऊतकों में जो चेंजेस देखने को मिलता है हमको। अब हिस्टोपैथोलॉजी स्लाइस द ट्यूमर टिश्यू इनटू अप्रॉक्सीमेटली 20 माइक्रोन थिक स्लाइसेस विथ दे पुट ऑन स्लाइड्स। तो पुरानी मेथड के बारे में सबसे पहले बात बताई जाती है कि ट्रेडिशनली जो मेथड चलती है उसमें क्या होता है
हिस्टोपैथोलॉजिस्टिस ये लोग क्या काम करते हैं, स्लाइस द ट्यूमर टिश्यू इनटू अप्रॉक्सीमेटली 20 माइक्रोन थिक स्लाइस। तो जो ट्रेडिशनली मेथड चलती है उसमें हिस्टोपैथोलॉजिस्ट ये वैज्ञानिक लोग क्या काम करते हैं, ट्यूमर वाले टिश्यू को स्लाइस कर देते हैं। स्लाइस कर देते हैं मतलब कि खंड कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं टिश्यू को इनटू अप्रॉक्सीमेटली 20 माइक्रोन थिक स्लाइसेस, 20 माइक्रोन मोटाई वाले स्लाइसेस टुकड़े में इनको विभक्त कर देते हैं। इसके बाद ये क्या काम करे, इनको स्लाइड के ऊपर रख देंगे। दे लुक इट इन लार्ज इमेज, अब बड़े बड़े जूम कर करके इसको देखते हैं, ऑफ द स्लाइडेस एंड गो ओवर इट सेल बाय सेल टू मैनुअली क्लासीफाई इट एज कैंसरस और अदरवाइज। उसको जूम करके देखेंगे। इसके बाद सेल बाय सेल मैनुअली इसको क्लासीफाई करते हैं कि कौन सी सेल कैंसर वाली है और कौन सी नहीं है। दिस इज हाईली टाइम कंज्यूमिंग, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। एंड इट इज़ टू एलिवेट दिस बर्डन दैट डिजिटल हिस्टोपैथोलॉजी डेवलप्ड इन दिस। आफ्टर प्रिपेयरिंग द स्लाइड्स, स्लाइड तैयार होने के बाद क्या होता है, द इंटायर स्लाइड इज स्कैन्ड, इसके बाद पूरी स्लाइड को इसकी स्कैनिंग की जाती है। इसके लिए हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद डिजिटाइज की भी ज़रूरत पड़ती है। दिस इज देन एनालाइज्ड यूजिंग कंप्यूटराइज्ड टूल, ठीक है, इसका एनालाइज फिर किया जाता है कंप्यूटराइज्ड टूल के माध्यम से। दिस डिजिटल प्रोसेस हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस, इसके अपने अपने खुद की कमियां हैं, चैलेंजेस हैं। द फर्स्ट ऑफ दिस इज द sheer साइज ऑफ द स्कैन्ड इमेजेस विच कैन रन इनटू गीगाबाइट। सबसे बड़ी समस्या हो जाती है इसके साइज को लेकर के, जो इसका जो साइज है वो गीगाबाइट में दिया जाता है। एक सिंगल इमेज कुड बी कितनी हो सकती है, 1 लाख से 1 लाख बाई 1 लाख पिक्सल लार्ज हो सकती है, ठीक है। ये पिक्चर का यहाँ पर पिक्सल बताया गया है, 1 लाख गुणित 1 लाख पिक्सल लार्ज। कंपेयर दिस विथ ए शॉट जनरेटेड बाय ए स्मार्टफोन विच इज अबाउट 7000 बाई 7000 पिक्सल इन साइज। इसकी तुलना इससे की जा रही है। सेज जेनेपैथी कृष्णमूर्ति ऑफ द इंजीनियरिंग डिजाइन डिपार्टमेंट ऑफ IIT मद्रास। आगे इसमें कई सारे चैलेंजेस और भी बताए जाते हैं। जो टेक्निक है इसके अपने चैलेंजेस हैं, जैसे कि इनसफिशिएंट ट्रेनिंग डाटा। इसके अलावा जो आपने इमेजेस ली हैं उनमें धुंधलापन आ जाना है, स्टैनिंग अक्रॉस लैब्स। इसके अलावा आल्सो एक्सट्रैक्टिंग क्लिनिकली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दैट इज डायरेक्टली इंफरिंग फाइन ग्रैंड डिसीज क्लासिफिकेशन यूजिंग डीप लर्निंग आल्सो वाज टर्निंग आउट टू बी प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव इन टर्म ऑफ द कंप्यूटेशनल टाइम। इसके अलावा टाइम से रिलेटेड भी इसमें ज़्यादा देरी हो जाती है। सो द रिसर्चर यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डीप लर्निंग एंड ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग। तो वैज्ञानिकों ने क्या काम करा, 2 चीज़ों को कंबाइन कर दिया है यहाँ पर, एक डीप लर्निंग और दूसरी है ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग, दोनों को, मतलब कि हाइब्रिड अप्रोच हो गई है। तो हमने यूज़ किया है डीप लर्निंग, इसके माध्यम से हम क्लासीफाई कर पाएंगे टिश्यू रीजन्स को इनटू नॉर्मल और कैंसरस टिश्यू, ठीक है। टिश्यू को हम डिवाइड कर देंगे कि कौन सा टिश्यू सही है और कौन सा कैंसर वाला है। फ्रॉम द होल स्लाइड इमेज, हमारे पास जो स्लाइड में जो इमेज आई है उसके माध्यम से। आफ्टर दिस स्टेप इंपॉर्टेंट पैटर्न called features are computed using the output of deep learning algorithm and used in a conventional machine learning algorithm for fine grained disease classification। आगे इसमें बताया जा रहा है इस स्टेप के बाद में इंपॉर्टेंट पैटर्न जिनको हम फीचर कह रहे हैं आर, इनको हम कंप्यूटेड करेंगे, मतलब इनका कैलकुलेशन करेंगे किसके सहायता से, आउटपुट ऑफ द डीप लर्निंग एल्गोरिदम की माध्यम से, ठीक है। डीप लर्निंग एल्गोरिदम के माध्यम से हम इनका कैलकुलेशन करेंगे एंड यूज्ड इन ए कन्वेंशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम फॉर फाइन ग्रैंड डिसीज क्लासिफिकेशन। इसके बाद जो कन्वेंशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है इसका यूज किया जाएगा फॉर फाइन ग्रैंड डिसीज के क्लासिफिकेशन के लिए। इस अगली वाली जो न्यूज़ है हम वो देखने वाले हैं जिसमें एक वर्ड आया है लिटर, ठीक है। इसके 2 अर्थ बताए गए हैं, सार्वजनिक स्थल पर जमा जो कूड़ा कचरा रहता है उसको,
और एक होता है एक ही समय में एक ही माँ से जन्मे पशु के सभी बच्चे लिटर्स कहलाते हैं। तो सिंगल सेक्स लिटर्स के बारे में यहाँ पर बात बताई जाती है। तो CRISPR-Cas9 टूल का यूज़ करके वैज्ञानिक लोगों ने क्रिएट किया है फीमेल ओनली एंड मेल ओनली माइस लिटर्स विथ 100% एफिशिएंसी। इस टूल के माध्यम से वैज्ञानिकों ने क्रिएट किया है फीमेल ओनली और मेल ओनली माइस लिटर्स को, मतलब उनके बच्चों को। द प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल स्टडी पब्लिश्ड इन ए नेचर कम्युनिकेशन यूजेस ए 2-part जेनेटिक सिस्टम। इसमें क्या किया जाता है, 2 पार्ट के जेनेटिक सिस्टम का यूज किया जाता है। इससे इनएक्टिवेट एम्ब्रॉयस को, भ्रूण को क्या किया जाता है, इनएक्टिवेट किया जाता है। इनएक्टिवेट मतलब होता है निष्क्रिय बना दिया जाता है शॉर्टली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है इसके बाद जो भ्रूण है उसको निष्क्रिय कर दिया जाएगा, सो दैट ओनली द डिजायर्ड सेक्स वुड ग्रो फर्दर। इससे क्या होगा, हमें जो लिंग चाहिए, फीमेल चाहिए या मेल चाहिए, वो चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ आई है यहाँ पर सिंगल सेक्स लिटर से रिलेटेड। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सिंगिंग बर्ड से रिलेटेड। रिसर्च पब्लिश्ड इन ग्लोबल इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन काउंट्स द नंबर ऑफ कंट्रीज इन विच वाइल्ड बर्ड्स आर यूज्ड इन सिंगिंग कॉन्टेस्ट। ए प्लेस वेयर मेल बर्ड आर रिक्वायर्ड टू एग्जिबिट मतलब होता है प्रदर्शन करना, किसी चीज़ को शो करना, देयर सॉन्ग। इसके बाद प्लमेज एंड मूवमेंट, प्लमेज वर्ड आया है इसके बाद, मतलब होता है पक्षी, चिड़िया के पर या फिर पंख जिसको कहते हैं, एंड मूवमेंट। द रिसर्चर फाइंड एटलीस्ट 36 बर्ड स्पीसीज आर यूज्ड दस इन अबाउट 22 कंट्रीज। दे पॉइंट आउट ए कोरिलेशन बिटवीन दिस प्रैक्टिस एंड डिक्लाइन ऑफ नंबरस विथ स्पीसीज। इसमें बताया गया है कि देखो, ग्लोबल इकोलॉजी और कंजर्वेशन काउंट्स द नंबर ऑफ कंट्रीज इन विच वाइल्ड बर्ड्स आर यूज्ड इन ए सिंगिंग कॉन्टेस्ट। मतलब कि वैज्ञानिकों ने ऐसे कंट्री की खोज की है जहाँ पर चिड़िया किस किस टाइप का प्रदर्शन करती हैं, ये अपने सॉन्ग का प्रदर्शन करती हैं, इसके अलावा वो पंखों का मूवमेंट करती हैं। इसके बारे में उन्होंने रिसर्च किया था। तो रिसर्चरों ने ये फाइंड किया कि एटलीस्ट 36 बर्ड की ऐसी प्रजाति हैं जो कि इस प्रकार के काम करती हैं। कहाँ पर ये चीज़ें हमें सामने आई है, 22 देशों में देखने को मिली। इसके अलावा इससे ये पॉइंट भी निकलता है कि एक प्रकार से कोरिलेशन है किसमें, बिटवीन दिस प्रैक्टिस और डिक्लाइन ऑफ नंबर्स विथ इन स्पीसीज। दोनों में एक कोरिलेशन देखने को मिल रहा है। एक तो ये इस प्रकार की प्रैक्टिस हमको देखने को मिल रही है, और दूसरी चीज हमको देखने को मिल रहा है कि इस प्रकार की चिड़ियों का जो नंबर है ना वो भी डिक्लाइन हो रहा है, मतलब ये जो प्रजातियां हैं वो कम हो रही हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इमर्जिंग स्टार से रिलेटेड। एक अध्ययन है जिसका पब्लिकेशन किया गया है एस्ट्रोफिजिकल जर्नल मतलब पत्रिका में, जो कि इस प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन बताता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ 3 वेरी यंग स्टार नियर द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। हमारी जो गैलेक्सी जिसके बारे में आज हमने अध्ययन किया था, इसका जो सेंटर है इसके पास में 3 सबसे युवा तारों के बारे में जानकारी हासिल की गई है। युवा तारे का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अभी ये आरंभिक स्टेज पर है। द डिस्कवरी वाज मेड यूजिंग यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी वेरी लार्ज टेलीस्कोप बेस्ड इन चिले। इसमें इन्होंने क्या काम किया था, इसमें इन्होंने यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी का वेरी लार्ज टेलीस्कोप का यूज किया था, जो कि कहाँ पर है, चिली पर स्थित है। These stars began to form a million year ago। इनका निर्माण 1 मिलियन साल पहले चालू हुआ था। Compared to our sun which is about 5 billion year old। यदि हमारे सूर्य से तुलना करें तो हमारा सूरज 5 बिलियन साल पुराना है। This is very young। इसके बाद एक न्यूज़ आई है AFSPA एक्ट से रिलेटेड। ठीक है, कहाँ कहाँ पर ये कानून लागू है, क्यों सरकार ने इसको लाई थी, और क्यों सोशल एक्टिविस्ट और भी अभी जहाँ पर यह घटना हुई थी वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप इस कानून को वापस लीजिए या फिर इसको रद्द कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें बताया जाता है
देखो, वाई डू मैनी डिमांड इट्स रिपील, कई सारे लोग इसके रिपील की बातें क्यों कर रहे हैं। डिक्टेटर एंड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, डिट्रैक्टर्स, ठीक है, डिट्रैक्टर्स ये का मतलब देखते हैं आखिर क्या होता है, विरोधी। डिट्रैक्टर मतलब विरोधी, और जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारे, एज वेल एज मैनी सेक्शन ऑफ द सिविल सोसाइटी, ये लोगों की डिमांड है कि ये जो एक्ट है ना वो इनकरेज करता है इम्प्यूनिटी को, ठीक है। इम्प्यूनिटी मतलब होता है दंड मुक्ति, माफी। एंड इज द, माफी का मतलब क्या है, आपने अपराध कर दिए हो, आपको कोई सजा नहीं हो रही है, किसके मामले में, आर्मी के मामले में, तो ये उसको क्या करता है, इनकरेज करता है। एंड इज द काज ऑफ मैनी इंस्टांसेस ऑफ एक्सेस एंड एट्रोसिटीज कमिटेड बाय द आर्म फोर्स अंडर इट्स प्रोएक्टिव कवर। इस एक्ट के चलते ही चलते आर्मी को बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है, वो चाहे जो कर ले, ठीक है, आपको रोक के आपकी जांच पड़ताल कर ले, आप मना कर रहे हो तो आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है, ठीक है। यदि उसको कहीं पर शक है, किसी घर की वो तलाशी ले सकती है, उसको उड़ा सकती है, ऐसे बहुत सारे प्रावधान है जो कि आर्मी के पास पावर आ जाती है। तो इसके चलते चलते बहुत सारी एट्रोसिटी आर्मी कर सकती है, और ऐसे एग्जाम्पल अभी अभी आप देखे ही हो। आयरोम चानू शर्मिला, ये एक एक्टिविस्ट हैं मणिपुर में, बिकम हुई थी ये आइकॉनिक फिगर के रूप में, मतलब ये काफ़ी फेमस रही थी, ठीक है। इन्होंने स्ट्रगल किया था AFSPA के खिलाफ आफ्टर सी सैड ऑन एन इनडेफिनिट फास्टिंग 2000, सन 2000 की बात है। इस कानून के विरोध में ये क्या है, अनिश्चित काल के लिए क्या करी थी इन्होंने, यहाँ पर दिखाया गया है ना, अनशन किया था इन्होंने, और डिमांड कर रही थी इट्स रिपील की। शी एंडेड इट ओनली इन अगस्त 2016। आप सोच सकते हो 2000 से चालू हुआ था और 2016 में इन्होंने ख़त्म करा था। फिर 2005 में क्या होता है, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था 5 सदस्य वाली कमेटी को, जिसके हेड थे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज BP जीवन रेड्डी। इन्होंने ये सुझाव दिया कि AFSPA इसको रिपील किया जाना चाहिए। इसके अलावा सजेशन दिया था कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट कुड बी सुटेबली अमेंडेड टू डील विद टेररिज्म। इसके अलावा हमें UAPA में भी कुछ संशोधन करना चाहिए ताकि टेररिज्म से हम निपट सकें। It made this recommendation as it felt that AFSPA created an impression that the people of Northeast state were being targeted for hostile treatment. इसके चलते चलते क्या होता है ना कि आर्मी को लगता है अब इनके साथ ऐसा सलूक करेंगे तभी ये सुधरने वाले हैं। इसके चलते चलते बहुत सारी एट्रोसिटीज़ वहाँ देखने को हमको मिलती हैं। हाउएवर द आर्मी हैज़ बीन रिजोल्यूटेड अपोजिशन टू द रिपील ऑफ AFSPA, मतलब आर्मी की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है कि AFSPA को वहाँ से ख़त्म किया जाए। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं अमेरिका से रिलेटेड। इसमें देखने वाले हैं अमेरिका और अफ़गानिस्तान के संबंध को लेकर के। US ने बैन कर दिया है पैरा यूनिट स्टन्स ढाका, ठीक है। यहाँ पर स्टन्स वर्ड आया है जिसका मतलब होता है घबरा देना या फिर अचेत कर देना। रैपिड एक्शन बटालियन एक्यूज्ड ऑफ राइट वायलेशन, मतलब कि इसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि ये मानव अधिकारों का उल्लंघन करती है। अमेरिकन प्रिस्क्रिप्शन, US ने इम्पोज किया है सैंक्शन अगेंस्ट बांग्लादेश का रैपिड एक्शन बटालियन फ्राइडे के दिन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे फॉर एलिग्ड ह्यूमन राइट एब्यूज। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के दिन ही इसने ये कदम उठाया। US ट्रेजरी डिपार्टमेंट डेजिग्नेटेड RAB फॉर सीरियस राइट्स एब्यूजेस, इसको किस कैटेगरी में डाल दिया है, इसको कैटेगरी में डाल दिया है सीरियस राइट एब्यूज के कैटेगरी। US ने इसके अलावा डेजिग्नेट किया है 6 करेंट और पुराने जो ऑफिशियल थे, ऑफिसर लोग थे, एंड प्लेस्ड वीज़ा बैन ऑन फॉर्मर DG बेनजीर अहमद, ठीक है। इसके अलावा US आल्सो डेजिग्नेटेड 6 करेंट एंड फॉर्मर ऑफिशियल और प्लेस्ड वीज़ा बैन फॉर्मर DG बेनजीर अहमद। 6 करेंट के लोग हैं और कुछ कुछ फॉर्मर ऑफिसर लोग भी शामिल हैं इसमें। इसके अलावा डीजे बेनजीर भी हैं जिनके ऊपर क्या काम किया गया है, वीज़ा का बैन लगाया। बांग्लादेश ने सैटरडे के दिन समन किया था US के राजदूत को
प्रोटेस्ट जाहिर करने के लिए इस प्रकार की सैंक्शन इट्स टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर के ऊपर। इसके अलावा इसमें बात कही जाती है, विदेश सचिव हैं श्री मोमेन, इन्होंने खेद जाहिर किया और बोला कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने हमारी एजेंसी को कमज़ोर करने का काम किया है, जो कि आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य जो जघन्य इंटरनेशनल अपराध होते हैं उनसे लड़ने में सबसे आगे थी, जिन्होंने लगातार अमेरिका के साथ में साझा प्राथमिकता शेयर की थी। एक गवर्नमेंट के बयान में कहा गया है कि ये जो प्रतिबंध लगाया गया है वो पूरी तरह से एक तरफा है और बिना किसी पूर्व सूचना के ऐसे कदम अमेरिका की तरफ से उठाया गया है। इसके बाद एक न्यूज़ आई है, ठीक है, जो न्यूज़ में बताया जाता है कि एक व्यक्ति है ये, इन्होंने अपनी छत पर काली मिर्च के पौधों को उगाया है। इनकी छत का साइज है 1500 स्क्वायर फीट का। तो इन्होंने इस पर 48 पेपर के प्लांट को उगाया है, ठीक है। इसी के बारे में ये न्यूज़ आई है कि कोरोना चल रहा था तो ये प्रार्थना सभा में या फिर चर्च नहीं जा पाते थे, तो सोचे क्या करेंगे। सबसे पहले इन्होंने चयन किया कि बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो मैं अपने घर में उगा ही लेता हूँ, लेकिन फिर इनके माइंड में आया था कि क्यों ना काली मिर्च की खेती की जाए। तो इसी के चलते चलते इन्होंने इसका प्लांटेशन चालू किया था अपनी छत पर ही। कई सारे स्टूडेंट, रिसर्चर लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं, ठीक है। इनके यहाँ पर एक न्यूज़ आई है स्टबल बर्निंग से रिलेटेड, एक डाटा प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। ये डाटा है IARI के माध्यम से। आफ्टर सैटेलाइट मॉनिटरिंग, IARI का कहना है कि देयर वर 78,291 इंस्टांसेस ऑफ सेटिंग अब्लेज फील्ड्स फ्रॉम सितंबर 15 से लेकर के 30 नवंबर तक। मतलब 15 सितंबर से 30 नवंबर के बीच में कितने एग्जाम्पल देखने को मिले हैं? 78,291 आग यहाँ पर देखने को मिली है खेतों में। जैसे ही धान की कटाई होती है, किसानों को खेत की जुताई करना रहता है, ठीक है। अब इसके लिए जो लंबी लंबी जो पराली बच जाती है, धान के डंठल बच जाते हैं, उसको जलाने के लिए, अपने खेत की सफाई करने के लिए ही किसान को ये कदम उठाना पड़ता है। ये सबसे सस्ता पड़ता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसी के चलते चलते किसान ये कदम उठाते हैं। यहाँ पे से हमें कुछ कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे कि किसान लोगों के पास और कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं, मतलब सरकार की तरफ से क्या क्या प्रयास किए गए हैं। एक प्रोग्राम है, इन द प्रोग्राम द बेंगलुरु बेस्ड नर्चर फार्म स्प्रेड ए बायो डिकम्पोजर। एक बायो डिकम्पोजर है जिसका छिड़काव किसान अपने खेतों में कर सकते हैं, ठीक है। इन द पैडी फील्ड ऑफ अबाउट 25,000 फार्मर्स इन पंजाब एंड हरियाणा इन अक्टूबर के महीने में पंजाब और हरियाणा के 25,000 किसानों ने अपने खेतों में इसका छिड़काव किया। डीकम्पोजर के बारे में बताया जाता है, डीकम्पोजर आर ए पाउडर मिक्सड इन वाटर, पाउडर है, पानी में इसको मिला जाता है, मीन टू एक्सिलरेट द प्रोसेस ऑफ टर्निंग राइस स्टबल इनटू कंपोस्ट। इससे क्या होता है, वो जो पराली है वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अनट्रीटेड राइस स्ट्रा टेक 4 से लेकर के 8 वीक टू डिस्टिंग्रेट विच इज टू लॉन्ग फॉर एवरेज फार्मर टू वेट टू एबल टू सो विंटर वीट क्रॉप। अब इसमें कह रहा है कि इस प्रोसेस में 4 से लेकर के 8 वीक लग जा रहे हैं। इतना समय तो किसान के पास रहता नहीं है कि वो वेट कर सकें, इसलिए ये क्या है, डिले वाली प्रोसेस हो गई। अब इसके बाद है दूसरा ऑप्शन, एक्सपेंसिव ऑप्शन। द अदर ऑप्शन इज टू एम्प्लॉय फार्म लेबरर हु विल कट द स्टाल्क एंड पाइल इनटू बंडल। लेबर लगाओ अपने खेतों में, वो पराली डंठल को काटेंगे, उनके गट्ठे बना बना करके रख लेंगे। बट दैट इज एक्सपेंसिव एंड अनएफोर्डेबल फॉर मोर देन 95% ऑफ द फार्मर्स। लेकिन इसको किसान लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लगभग 95% किसान। जो केमिकल फॉर्मूला है फॉर द डिकम्पोजर विच इज एसेंशियली ए बायो एंजाइम was developed by the Indian Agriculture Research Institute IARI in पूसा, दिल्ली। किसके द्वारा इसको तैयार किया गया है, ये यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आता है। बताया जाता है ये जो बायो एंजाइम है डेवलप्ड वाज इनिशियली फार्मुलेटेड एज ए कैप्सूल एंड नीड्स टू बी मिक्सड विद ऑर्गेनिक लिक्विड मिक्सचर टू बी यूजेबल। बायो एंजाइम डेवलप किया गया था, तो इनिशियली रूप में फार्मुलेटेड किया गया था एज ए कैप्सूल। अब इसको क्या काम करना है आपको, ऑर्गेनिक लिक्विड मिक्सचर में आप इसको मिक्स कर दीजिए जिसका आप यूज़ करना।
देखिए, हाउएवर इट इमर्ज दैट ए कैप्सूल वाज नॉट द बेस्ट वे टू पुट द प्रोडक्ट इनटू फील्ड, क्योंकि आप कैप्सूल को फील्ड पे नहीं रख सकते। हेंस द कंपनी मेड इट इनटू पाउडर दैट कैन बी मिक्सड विथ वाटर। कंपनी ने पाउडर बना दी, आप इसको पानी में मिला दीजिए, विच इज़ लोडेड इनटू ए टैंक, आप टैंक में भर दीजिए, ठीक है, इन द बूम स्प्रेयर, और फिर आप स्प्रे चला दीजिए। आफ्टर स्प्रेइंग द सॉइल नीड्स टू बी टर्न ओवर एंड इरिगेटेड। आपको स्प्रे करना है, इसके बाद सॉइल को आपको पूरा पलटना पड़ेगा, इसके अलावा फिर आपको सिंचाई पानी देना पड़ेगा अपने खेतों में। आगे और भी बातें बताई जा रही हैं कि 1 एकड़ कुड बी स्प्रेड इन 7 मिनट, 7 मिनट लग रहा है। आप यदि पूरा काम सही सही तरीके से करते हो ना, तो 8 दिन में ही पूरी से डीइंसीट्रीगेटेड हो जाएगा, 8 दिन में ही आपका काम हो जाएगा। और 1 एकड़ में बताया जा रहा है 8 मिनट का टाइम लगता, 7 मिनट का टाइम लगता है विद द बूम स्पेयर, वेयर्स मैनुअली इट टुक हाफ डे। और यदि इसको आप हाथ से करोगे ना, तो ये पूरा आधा दिन लग जाएगा। इसके बाद एक न्यूज़ हम देखने वाले हैं, वो है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जिसको कहा जाता है। इसका इन्होंने उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी के द्वारा बलरामपुर में, ठीक है। सरयू नेशनल प्रोजेक्ट इसका नाम रखा गया है। इसमें बताया जा रहा है कि 6200 गाँव को इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। द प्रोजेक्ट एम टू प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरीगेटिंग ओवर 14 लाख हेक्टेयर। पानी की सुविधा पहुंचाई जाएगी खेतों तक, 14 लाख हेक्टेयर की ज़मीन पर सिंचाई की जाएगी। एंड सीक्स टू बेनिफिट 29 लाख फार्मर्स इन ओवर 6200 विलेज इन 9 डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न यूपी। इसमें उत्तर प्रदेश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं? बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर और गोरखपुर और महाराजगंज, इतने जिले से लाभान्वित होने पर। द सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट वाज बिल्ड एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ मोर देन 9,800 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो गए हैं। आउट ऑफ विच मोर देन 4,600 करोड़ वाज प्रोविजन इन द लास्ट 4 ईयर्स, ऐसा गवर्नमेंट का कहना। मतलब आधा पैसा पिछले 4 साल में इसमें दिया गया है। इसके बाद हम एक सर्विस रिलेटेड न्यूज़ देखने वाले हैं, जिसमें बताया गया है कि मैन इन इंडिया टेक 82% ऑफ लेबर इनकम, ऐसा एक रिपोर्ट का कहना है। इसका मतलब है अभी भी हमारे यहाँ पर लिंग भेद बहुत ज़्यादा है, लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। महिलाएं उतनी ज़्यादा आगे नहीं हैं इनकम के मामले में। इसका मतलब है मेरे घर में जो भी इनकम हो रही है ज़्यादातर वो पुरुष के द्वारा ही हो रही है, महिलाएं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। लेबर की इनकम में आज भी महिलाओं की भूमिका बहुत कम है, मतलब 20% आप देख सकते हैं मोटे तौर पर। स्टडी एक्सप्लोर जेंडर इनइक्वालिटी इन ग्लोबल अर्निंग। पूरे ग्लोबल अर्निंग में आप देखोगे तो जेंडर इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलती है। इनकम इनइक्वालिटी का ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया है। एमंग नेबर्स वुमेन्स शेयर ऑफ टोटल लेबर इनकम इन इंडिया वाज लोअर कंपेयर टू दैट ऑफ चाइना, श्रीलंका एंड नेपाल, बट हायर देन दैट भूटान एंड बांग्लादेश। मतलब कि यहाँ पर जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये बताता है वुमेन का शेयर कितना हिस्सा है महिलाओं का, किसमें? टोटल लेबर इनकम में। ये टोटल इतनी कमाई हो रही है, इसमें से महिलाएं कितने हिस्से को प्राप्त कर पा रही हैं। चाइना इसमें आगे है 33%, ठीक है, इतना शेयर है महिलाओं का। श्रीलंका का नंबर है 23.3, फिर नेपाल का नंबर है, और हम जो है श्रीलंका नेपाल से भी पीछे हैं। 18% हिस्सा ही महिलाओं का है इतनी टोटल कमाई में हमारे इंडिया की। फिर भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मतलब कि हम इन देशों से आगे हैं। किससे? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान से। हमारे देश में मेन लोग कैप्चर करते हैं 82% टोटल इनकम का, लेबर इनकम का, जबकि वुमेन अर्न जस्ट 18% अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एवर एस्टिमेट ऑफ द जेंडर इनइक्वालिटी इन ग्लोबल अर्निंग प्रेजेंटेड इन द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022। ये रिलीज़ की गई थी। इसमें अलग अलग देशों की क्या कंडीशन है बताया गया है, और हमारे देश की कंडीशन भी यहाँ से पता चल जाती है। जो महिला है उसका शेयर टोटल लेबर इनकम में इज द नेशनल एग्रीगेट लेबर इनकम अर्नड बाय वुमेन। मतलब कि फीमेल शेयर का मतलब आखिर है क्या? इसका मतलब ये है ये टोटल इनकम हो रही हमारे देश में, लेबर लोग कमाई कर रहे हैं, टोटल लेबर इनकम ही इतनी, इसमें से फीमेल का कितना हिस्सा है?
और ये जो टोटल लेबर इनकम है वो नेशनल एग्रीगेट लेबर इनकम है अर्नड बाय द वुमेन रिलेटिव टू total aggregate of labor income within a country. In a country with perfect equality between women and men, the female labor income share would be 50%. इसका मतलब है टोटल आपके यहाँ जो लेबर इनकम हो रही उसमें 50% हिस्सेदारी महिलाओं की होनी चाहिए। लेकिन रिपोर्ट ये कह रही है कि 50% से भी कम अराउंड द वर्ल्ड विथ सिग्निफिकेंट वेरिएशन अक्रॉस कंट्रीज। पूरे विश्व का एवरेज 50% से कम है और वो भी कंट्री वाइज कम ज़्यादा होते रहता है। ये 10% से 45% तक देखने को मिल रहा है शेयर हमको। रिपोर्ट ने कवर किया था 180 देशों को बिटवीन 1991 से लेकर के 2019 तक जो कमाई हुई है उसका डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया गया था। फीमेल लेबर इनकम इन इंडिया इज 18.3%, इज लोअर देन एवरेज ऑफ एशिया। एशिया का जो एवरेज निकालोगे उससे भी कम है हमारे इंडिया का, विच वाज 27% इन 2019। एशिया का 27% है और हमारा है 18.3%। अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में यहाँ पर डाटा हम ऑलरेडी देख चुके हैं ग्राफ से। इसके अलावा बताया जा रहा है कि पेंडेमिक का भी इफेक्ट रहा। आफ्टर द पेंडेमिक देयर वाज वर्सनिंग ऑफ फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट। कोरोना के चलते चलते महिलाएं और भी कामकाज से दूर हो गई हैं, ठीक है, विच फेल टू 16.1% ड्यूरिंग द जुलाई सितंबर 2020 के क्वार्टर में, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये हमारी सरकार का आंकड़ा है। ईस्टर्न यूरोप हैज़ द हाईएस्ट फीमेल लेबर इनकम शेयर। ईस्टर्न यूरोप की तरफ आप जाओगे तो यहाँ पर महिलाएं सबसे ज़्यादा कामकाज में लगी हैं और इनकम में पार्टिसिपेट करती हैं, जहाँ पर शेयर देखने को मिलता है 41%। मोल्डोवा हैज़ द हाईएस्ट फीमेल लेबर इनकम इन द वर्ल्ड। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको हमें याद रखना है। मोल्डोवा। ओवरऑल यदि आप देखोगे शेयर ऑफ वुमेन इन टोटल इनकम फ्रॉम वर्क नियर 30% इन 1990 एंड स्टैंड एट 34% टुडे। 1990 में 30% था, आज आप देखोगे तो 34% शेयर ही हमको देखने को मिला है। अब यहाँ पर कुछ कुछ बातें भी बताई जाती है, जैसे कि अनपेड केयर वर्क इज लाइकली टू प्रिवेंट वुमेन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द लेबर मार्केट। ठीक है, अनपेड केयर वर्क, वो केयर का काम करती हैं लेकिन उनको कोई पैसा नहीं मिलता है। इज लाइकली टू प्रिवेंट वुमेन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द लेबर मार्केट एंड व्हेन दे डू वर्क टू प्रिवेंट देम फ्रॉम अटेनिंग हाई पेइंग पोजिशन। व्हेन पेड एंड अनपेड वर्क आर कंबाइंड, women's contribution to the work increased substantially and thus makes the female labor income share appear even more unfair। एक न्यूज़ आई है जिसमें बताया जाता है कि एमएसपी यदि किसानों को अलग अलग फसल के लिए मिलती है तो वो अलग अलग फसलों को उपजाएंगे। अब चूंकि एमएसपी सरकार घोषित तो जरूर कर देती है लेकिन सरकार खरीद ही नहीं करती है उस पर। इसी के चलते चलते किसान वही अनाज वही फसल उगाते हैं जिस पर उनको एमएसपी मिलती है। तो किसानों का कहना है कि यदि हमें अदर फसलों पर सरकार हमारी एमएसपी पर खरीदती है तो हम क्यों गेहूं और धान ही उगाते रहेंगे, क्योंकि धान में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। आगे बताया जाता है कि देखो, वाई वुड आई वांट टू पे 3 लाख फॉर ए बोरवेल। मैं 3 लाख रुपया अपने खेत में बोर करवाने के लिए क्यों पेड करूँगा? यदि मुझे धान की खेती करना है, यदि मुझे अदर फसल की खेती करने में वो एमएसपी पे खरीदी जा रही है तो मैं वो फसल को उगाऊंगा। 3 लाख रुपए मैं अपने बोरवेल पे क्यों खर्चा करूंगा? एक बात और यहाँ पर समझ में आ जाती है, देखो, जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी है, पानी जहाँ पर सस्ता है, अच्छे से अवेलेबल है, वहाँ पर धान की जो लागत है ना वो भी कम आती है। एंड द नीड फॉर ए फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इज लोअर देन इन पंजाब। बताया जा रहा है, देखो, Paddy farmer in Punjab need thrice the amount of irrigation water used by those in Bihar to produce 1 kg of rice। 1 किलो बिहार में राइस उत्पन्न हो रहा है और 1 किलो आप पंजाब की बात कर लो तो 3 गुना ज़्यादा पैसा की लागत लगती है पंजाब में। आगे बताया जाता है पूरे नेशनल वाइड आप देखोगे धान और शुगर केन, धान और गन्ना बहुत ज़्यादा पानी की खपत करते हैं। हाफ ऑफ द कंट्रीज वाटर रिसोर्सेज, जितने भी वाटर रिसोर्स अवेलेबल है उसका आधा हिस्सा तो धान और शुगर केन में चला जाता है पानी। लार्जली बिकॉज प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज इश्यू प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिसऑर्ड क्रॉपिंग पैटर्न। मेन चीज़ आ जाती है वही
प्रोक्योरमेंट को लेकर के। एग्जाम्पल बताया जाता है, मेज यूजेस ओनली ए फिफ्थ ऑफ द इरिगेशन वाटर ऑफ द राइस। राइस में जितना लगता है उसकी तुलना में उसका 1/5वां हिस्सा ही किस में लगता है हमको, मेज में। आगे बताया जाता है, मोर देन हाफ ऑफ गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट एंड पैडी ओवर द लास्ट 5 ईयर हैज टेकन प्लेस इन पंजाब एंड हरियाणा अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री डाटा। ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री डाटा क्या कह रही है कि मोर देन हाफ ऑफ द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट एंड पैडी ओवर द लास्ट 5 ईयर्स कहाँ से सबसे ज़्यादा खरीदी हुई है, हरियाणा और पंजाब से खरीदी हुई है। 85% से भी ज़्यादा किसका, गेहूं और पैडी ग्रोन इन पंजाब एंड 75% इन हरियाणा। 85% वीट और पैडी उपजाई जाती है पंजाब में और 75% हरियाणा में उपजाई जाती है। इज बॉट बाई द गवर्नमेंट एट MSP, इतना प्रतिशत हिस्सा MSP पे सरकार खरीद लेती है। नो अदर क्रॉप रिसीव सच सपोर्ट, लेकिन अदर जो फसलें हैं उनमें इस प्रकार का सपोर्ट सरकार की तरफ से नहीं मिलता है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो पिनाका से रिलेटेड है। पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट सिस्टम टेस्टेड। ठीक है, तो हमारी रॉकेट की जो रेंज है उसको हम एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो ये काम पिनाका ने किया है, ऐसा DRDO ने कहा है, और इसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है। इस इंडस्ट्री के जो पार्टनर हैं इज़ नाउ रेडी फॉर सीरीज ऑफ प्रोडक्शन। अब इंडस्ट्री में जो लोग चाहते हैं कि हम भी इसका प्रोडक्शन करें तो वो लोग भी तैयार हो गए हैं। सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द पिनाका एक्सटेंडेड रेंज, शॉर्टकट में ER कहते हैं, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। एरिया डिनाइल म्यूनिशन, ADM शॉर्टकट में कहते हैं, एंड इंडिजिनियसली डेवलप्ड फ्यूजेस हैव बीन कैरिड आउट एट द वेरियस टेस्ट रेंजेस। द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा कहा है। क्या क्या चीज़, पिनाका एक्सटेंडेड रेंज, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, ठीक है, इसके अलावा एरिया डेनियल म्यूजियम और इंडिजिनली डेवलप्ड इनका टेस्टिंग की गई है। आगे कहा जाता है ये जो टेक्नोलॉजी है पिनाका ER रॉकेट की, इसको ट्रांसफर्ड किया गया किसके द्वारा, DRDO के द्वारा, किसको, इंडस्ट्री पार्टनर को, ताकि वो लोग खुद से इनका मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। विच मैन्युफैक्चर्ड द इनहेंस्ड पिनाका MK1 रॉकेट, इसी के तहत इसका निर्माण किया गया था, विथ DRDO's हैंड होल्डिंग ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड क्वालिटी एश्योरेंस। फॉरेन वाले पेज से यदि देखा जाए ना तो अमेरिका ने चाइना और नॉर्थ कोरिया की कुछ कंपनियों पर सैंक्शन लगाया है, उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है। तो चाइना की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है सेंसिटाइम, इसके अलावा 2 एथनिक उइगर पॉलिटिकल लीडर हैं, कहाँ पर, जिनजियांग में, शोरहाट जाकिर और इरकेन टुनियाज, टुक पार्ट इन द स्वीपिंग ऑपरेशन ऑफ उइगर्स, इसीलिए इनके ऊपर सैंक्शन लगाया गया है। दूसरी बात, इसके अलावा प्योंगयांग्स गवर्नमेंट रन एनिमेशन फर्म है सेक स्टूडियो, इसके अलावा कंपनीज और इंडिविजुअल रिलेटेड टू इट, इससे रिलेटेड जो व्यक्ति हैं और कंपनी हैं, ये लोग एक्सप्लॉइटिंग कर रहे थे नॉर्थ कोरिया के वर्करों का, ताकि अर्न कर सकें मच नीडेड फॉरेन करेंसी। इसके अलावा अवॉइड सैंक्शंस ऑन द कंट्री।